Hello students, welcome to Resolution Study Point. This is our second lecture of third chapter, that is measurement of magnetic properties. Okay, so in today's lecture we are going to discuss how to measure magnetic properties. You all know that magnetic properties are represented in form of magnetic moments. Magnetic properties are represented in forms of magnetic moments, and these magnetic moments are not measured directly. These are not measured directly. Okay. So the parameter which is actually measured, is magnetic susceptibility. तो हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जनरली हम मैग्नेटिक मोमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट्स को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, और डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते तो जो कौन सा पैरामीटर है जिसको हम एक्चुअली मेजर करते हैं वो है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. सो नाउ व्हाट इज दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? This magnetic susceptibility is represented by this letter and known as chi, and it is a measure of magnetic susceptibility is a measure of capacity of a substance to take up magnetism when placed in applied magnetic field. अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. जब मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर दिया है तो उस सब्सटेंस ने कितने मैग्नेटिज्म को एक्वायर किया है, उसी कैपेसिटी को मेजर करना ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है. ठीक है, तो हमने कहा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम मैग्नेटिक मोमेंट्स के फॉर्म में मेजर करते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करते हैं. और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है कि अगर हमने किसी सब्सटेंस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसने कितने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया है, इसी के मेजरमेंट को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं. नाउ अगर सपोज करो आपने अप्लाई किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड है H क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. और B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं H प्लस 4 पाई I. H प्लस 4 पाई I. व्हाट इज दिस I? I इज द इंटेंसिटी. I क्या है? इंटेंसिटी. और कैसी इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. दिस I इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. अब देखो इस इक्वेशन को हमने बोला इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 को H से डिवाइड करो तो ये हो जाएगी B बाई H इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई I बाई H. This I by H is known as kappa. This I by H is known as kappa, and this called kappa क्या हो जाएगा? Magnetic susceptibility पर यूनिट वॉल्यूम. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम. अब देखिए अगर हमने I by H को कापा लिखा है तो हमारी सेकेंड इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी B by H इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई कापा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन थर्ड? इक्वेशन थर्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहेगी? इक्वेशन नंबर थर्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इक्वेशन नंबर थर्ड को देखकर आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो. तो देखो इक्वेशन थर्ड को देख करके हम
कापा की वैल्यू के बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि कापा की वैल्यू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होगी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होगी, वैक्यूम में क्या होगी। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है भाई, निर्वात। निर्वात क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तब आपको पता है कि वैक्यूम के अंदर बी और एच की वैल्यू इक्वल होती है। अब बी और एच की वैल्यू इक्वल है तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो कापा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 4 पाई कापा आ गया अपना 0। तो 4 पाई तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या चीज़ 0 है, कापा। तो हमने कहा कि वैक्यूम के लिए कापा की वैल्यू आती है 0। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू इन वैक्यूम क्या हो जाएगी, 0। अब हमने दो टाइप के सब्सटेंस पढ़े हैं, कौन से, एक तो हमने पढ़ा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा हमने पढ़ा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और दो सब्सटेंस which when placed in magnetic field they feel attraction। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। सपोज करो ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक सब्सटेंस रखा ये वाला, तो आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखने के बाद अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से गुजरेंगी। अब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से गुजरेंगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू h से बड़ी हो जाएगी। अब b बाई एच की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। इक्वेशन क्या थी, b बाई एच इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई कापा। अब देखो b बाई एच माइनस 1 इक्वल्स टू 4 पाई कापा। अब देखो b बाई एच की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी, पॉजिटिव। अब 4 पाई कापा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कापा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। कापा वैल्यू पॉजिटिव मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को। फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम जानते हैं कि अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अप्लाइड फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से नहीं गुजरेगी बल्कि बाहर से जाएंगी। अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर से नहीं जाएगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी h से क्या हो जाएगा, कम। तो इसका मतलब b बाई एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से लेस। अब इसको इक्वेशन में पुटअप करो। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी आपकी b बाई एच इक्वल्स टू 1 प्लस 4 पाई इंटू कापा। अब देखो ये b बाई एच माइनस 1 इक्वल्स टू 4 पाई कापा। अब b बाई एच की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो यहाँ से 4 पाई कापा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब कापा क्या हो गया, नेगेटिव। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ओके, अब देखिए आप लोग सॉलिड सब्सटेंस के लिए कभी भी वॉल्यूम की बात नहीं करते हो, क्या बात नहीं करते हो, वॉल्यूम की। तो सॉलिड सब्सटेंस के लिए हमेशा ससेप्टिबिलिटी को मेजर करेंगे या तो हम मास की फॉर्म में या फिर स्पेसिफिक, या फिर हम इसको मेजर करेंगे मोलर ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड का मास मेजर करते हैं ना कि वॉल्यूम। तो मास ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से मास ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे काई से, और ये क्या हो जाएगी आपकी कापा अपॉन रो। रो क्या होगी, डेंसिटी। देखो डेंसिटी कहाँ से आ गई, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मास अपॉन डेंसिटी। इसलिए हमने मास वाली जब ससेप्टिबिलिटी निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
डेंसिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कापा अपॉन रो। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको मोलर ससेप्टिबिलिटी निकालनी है, ससेप्टिबिलिटी किस फॉर्म में निकालनी है, मोलर की फॉर्म में। मोलर ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे काई एम से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास जो ससेप्टिबिलिटी था उसको कैपिटल एम से मल्टीप्लाई कर देंगे और कैपिटल एम क्या होगा, मोलर मास हो जाएगा। मोलर मास बोलो या फिर मोलिकुलर वेट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हम बोलेंगे। मोलिकुलर वेट किसका होगा, जिस भी कंपाउंड की हमें मोलर ससेप्टिबिलिटी निकालनी होगी। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमने देखा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। हमने कहा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हम मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में मेजर करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसके लिए हम एक्चुअली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करते हैं। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि किसी भी सब्सटेंस को अपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके अंदर कितनी मैग्नेटिज्म बना है, उसी की कैपेसिटी के मेजरमेंट को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। फिर हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए फॉर्मूला निकाला जो कि अपना आ गया बी बाई एच इक्वल्स टू 1+4 पाई कापा। कापा को हमने बोला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर हमने डिसाइड किया कि कापा की वैल्यू वैक्यूम में कैसी रहेगी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कैसी रहेगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए कैसी रहेगी। वैक्यूम के लिए हमने देखा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 0 आई, पैरामैग्नेटिक के लिए वैल्यू पॉजिटिव आई और डायमैग्नेटिक के लिए वैल्यू नेगेटिव आई। फिर हमने कहा कि हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जनरली मास या फिर मोलर की फॉर्म में लिखते हैं। तो मास ससेप्टिबिलिटी आ गई अपनी कापा बाय रो, रो होगी डेंसिटी, और मोलर ससेप्टिबिलिटी आ गई कापा बाय रो इंटू एम। एम क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। अब बात आती है कि मैग्नेटिक मोमेंट्स को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक तो है गोइस मेथड और सेकंड हमारे पास है फेराडे मेथड। दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।